ओके। हेलो दोस्तों। आ, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और एक नई टॉपिक के बारे में फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम दिस बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ओके, मेरी जो बोलने की रिदम थोड़ी सी स्लो हो गई बिकॉज मुझे यहाँ पे पेन हो रही है गले के पास, और मेरे टोंग पे ना कुछ हुआ है, तो इसीलिए मेरी आवाज़ भी स्लो हो रही है। तो फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। एंड आज की जो इस टॉपिक में शुरुआत करने से पहले आप सभी के साथ यस्टरडे के थोड़ी सी बात करते हैं। द प्लेजर ऑफ कॉग्निटिव ईज। मैंने यस्टरडे इस टॉपिक ऊपर मैंने रीडिंग किया था। एंड इसमें देखने को जाएं तो क्या है इसके अंदर, जो मेयर एक्सपोजर इफेक्ट के इफेक्ट के नाम से एक चीज़ है। ओके, ओके, हाँ। मेयर एक्सपोजर नाम के जो इफेक्ट होता है वो दैट डोंट डिपेंड ऑन द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ फेमिलैरिटी। ये डिपेंड करता है आप कैसे सोच रहे हो जब आप किसी चीज़ को एनकाउंटर होते हो। एंड दैट टाइम यू ऑटोमेटिकली सडन डूइंग समथिंग डिफरेंट। उस वक्त सिस्टम टू को ये पता नहीं होता है, सिस्टम टू को ये आवर नहीं होता है कि हाँ ये कुछ हो रहा है मेरे बाहर। तो ओके। एंड लेकिन सिस्टम टू तो पता होगा कि वो पहले से ही बहुत लेजी है। अगर तुम्हें उसे करवाना है, कुछ काम करवाना है उससे, तो उसे थोड़ा एफर्ट की ज़रूरत है। अगर एफर्ट नहीं देते हो ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जो सिस्टम वन जो कर रही है, जो प्रेडिक्ट दे रहा है तुम्हें उस चीज़ को, वो रिजेक्ट कर देगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। ओके। एंड ओके, और एक चीज़ रही, जाजंक जाजंक एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लास्ट में ये उन्हें एक रिजल्ट मिला कि जो बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं हमारे अंदर, उसे भी हम चेंज कर सकते हैं बाय द रिपीटेशन ऑफ डूइंग समथिंग। जो चीज़ तुम्हें ऐड करनी है अपनी लाइफ में, उस चीज़ को तुम रिपीटेडली करो, देन योर माइंड विल बी एक्सेप्ट। एंड दे एंड एक्सेप्ट करने के बाद उसे उस चीज़ को ना करने से बहुत और फील होगा। एंड ही डू, वो करेगा, हर दिन करेगा उस चीज़ को। ओके। तो उसके बाद और एक चीज़ लास्ट में एक फ्रेज को मैं रीडिंग करना चाहूँगा फ्रॉम द लास्ट लास्ट टॉपिक। द consequences of repeated exposures benefit the organism in its relations to immediate animate and inanimate environment. They allow the organism to distinguish objects and habitats that are safe for those are not. And they are the most primitive biases or bases of social attachment. Therefore, they form the basis for social organization and cohesion, the basic sources of psychological and social stability. ओके, रिपीटेड एक्सपोजर की जो बेनिफिट क्या है कि ये एनिमेट, इमीडिएट एनिमेट और इमीडिएट ऑन एनिमेट, एंड आल्सो ये अलग करता है कि ऑब्जेक्ट एंड उनकी जो हैबिट,
ये दोनों चीज़ को वो अलग करता है, रिपीटेड एक्सपोजर। नाउ कमिंग टू द टुडेज टॉपिक, दैट is mode and intuition, is mode and intuition। तो ज़्यादा नहीं, लास्ट पार्ट होगी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 की लास्ट होने वाली है ये। तो स्टार्ट करते हैं। Around 1960, a young psychologist named Sarnoff Mednick thought he had identified the essence of creativity. His idea was as simple as it was powerful. Creativity associative memory that works exceptionally well. He made of a test called remote association test, RAT, which is still often used in the studies of creativity. ओके, इन 1960 दशक में एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है सारनफ मेडनिक, उन्हें कुछ आइडिया आया, थॉट आया कि एसेंस ऑफ, उन्हें जाने, क्रिएटिविटी को जानने की, एंड उन्होंने एक आइडिया दिया, बहुत सिंपल रखा, बहुत भी पावरफुल भी है। ये कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी होता है वो मेमोरी के साथ मिलके काम करता है, एक्सेप्शनल, मतलब अगर मेमोरी तो मेमोरी के पास अलग रहा एंड ये क्रिएटिविटी अलग, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो वो एक काम एक्स्ट्रा कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं लेवल पे। ओके, एंड इसके बाद इन्होंने एक टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया। वो टेस्ट का नाम है रिमोट एसोसिएशन टेस्ट, शॉर्ट में आप कह सकते हो रैट। एंड यहाँ पर एंड ये जो रिमोट एसोसिएशन टेस्ट ना आज भी यूज होता है क्रिएटिविटी को स्टडी करने में। ओके, नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग 3 वर्ड्स। पहला है कॉटेज, सेकेंड है स्विस एंड थर्ड है केक। एंड इसके बाद कह रहे हैं कि कैन यू थिंक ऑफ ए वर्ड दैट इज एसोसिएटेड विथ ऑल 3? You probably worked out that the answer is cheese. Now try this. Okay, जब ये तीनों वर्ड कॉटेज, स्विस एंड केक को तीनों वर्ड को मिलाकर एक ही वर्ड बोलना है, तो अगर आप आंसर में चीज बोलोगे, चीज मतलब बटर, एंड अगर आपको लगता है कि ये चीज होगा, तो नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल है, उसे ट्राई करो। डाइव, लाइट, रॉकेट। डाइव मतलब स्विमिंग पे, ओशियन पे डाइविंग करना। लाइट का मतलब जो रोशनी, रॉकेट का मतलब जो आकाश में उड़ती है रॉकेट। दिस प्रॉब्लम इज मच हार्डर बट इट हैज ए यूनिक करेक्ट आंसर which every speaker of English recognizes, although the less than 20% of sample of students found it within 15 seconds. The answer is sky. Of course, not every triad of words has a solution. For example, dream, ball, book do not have a shared association that everyone will recognize as valid. ओके, पहली तो रही कॉटेज, स्विस एंड केक। ये तीनों को मिलकर जो एसोसिएटिव वर्ड के बाद मिलता है वो वर्ड है चीज। एंड दूसरी एग्जांपल आते हैं जिसमें डाइव, लाइट एंड रॉकेट, वो है स्काई। स्काई पे आप डाइविंग भी कर सकते हैं, उसमें रोशनी भी है एंड उसमें रॉकेट भी उड़ सकती है।
ये तीनों एसोसिएटिव होके काम कर रहे हैं, तो इसमें से आपको स्काई होगा, हो जाएगा आंसर। लेकिन ये थोड़ा हार्ड, पहले वाला से थोड़ा हार्ड। एंड और एक तीसरी एग्जांपल दिया है, ड्रीम, बॉल और बुक। ये सारे तीनों वर्ड्स और तीनों चीज़ें बहुत डिफरेंट एंड ये एसोसिएट नहीं हो सकते, बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स, बहुत डिफरेंट है। ओके, एंड सेवरल टीम्स ऑफ जर्मन साइकोलॉजिस्ट that have studied that rate in recent years have come up with remarkable discoveries about cognitive ease. One of the teams raised two questions. Can people feel that a triad of words has a solution before they know what the solution is? How does mood influence performance in this task? To find out, the first made some of their subjects happy and others sad by asking them to think for several minutes about happy and sad episodes in their lives. Then they presented these subjects with a series of triads, half of them linked, such as dive, light, rocket, and half unlinked, such as dream, ball, book, and instructed them to press one of the two keys very quickly to indicate their guess about whether the triad was linked. The time allowed for this guess, 2 seconds, was much too short for the actual solution to come to anyone's minds. Okay, बहुत बार जर्मन की जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो रेड के ऊपर स्टडीज किए। रेड मतलब रिमोट एसोसिएशन टेस्ट, जो कि क्रिएटिविटी के ऊपर किया जाता है। एंड उसमें से बहुत सारे डिस्कवरीज हुई कॉग्निटिव ईज के बारे में। एंड उनमें से उन सारे ग्रुप में से एक ग्रुप क्वेश्चंस एराइज करा है, दो क्वेश्चंस। जो पहले क्वेश्चन होता है, क्या लोग आंसर को जानने से पहले आंसर को जानते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करें हैं। एंड दूसरी क्वेश्चन है, हाउ द मूड इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस इन दिस टास्क। कैसे एक काम पे एक मूड की जरूरत या उसकी क्या काम है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है काम करने में। ओके, एंड इसके बाद एक उनको सीरीज ऑफ सब्जेक्ट्स दिया गया, जैसे कि हो गया डाइव, लाइट, रॉकेट। इस कुछ लोग, उनमें से कुछ लोगों को एक बोला गया कि हाफ को कुछ हैप्पी मोमेंट्स को याद करने के लिए कहा गया उनके लाइफ के, एंड कुछ को उनकी लाइफ के जो बैड मोमेंट्स है उन्हें याद करने के लिए कहा गया। उसके बाद उनको सब्जेक्ट दिया गया जो कि रहा डाइव, लाइट एंड रॉकेट। कुछ तो इसे लिंक किए एंड कुछ अनलिंक भी किए ड्रीम, बॉल और बुक को। हालांकि इनके पास वक्त कम था एंड इनको दो बटन दिया गया था, इसमें से एक को ऊपर दबाना है, प्रेस करना है। एंड जो टाइम के अंदर उन्होंने प्रेस करा वो 2 सेकेंड रहा, लेकिन एक्चुअली में जो इससे आंसर को फाइंड करने के लिए 2 सेकेंड से ज़्यादा वक्त की ज़रूरत था, मतलब होनी चाहिए,
बट इन्होंने इसमें 2 सेकंड में ही उस बटन को प्रेस करा। The first surprise is that people's guesses are much more accurate than they would be by chance. ओके ये कहते हैं कि जो फर्स्ट सरप्राइज ये है कि जब लोगों की जो गेसेस है वो मोर एक्यूरेट होता है बाय चांस। दे जो बाय चांस कहते हैं ना, उससे जो जज करते हैं वो बहुत सही होता है सबसे ज़्यादा। एंड आई फाइंड दिस एस्टोनिशिंग। इसे ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो फाइंड करते हैं बहुत एस्टोनिशिंग, मतलब बहुत अच्छे हैं। एंड इस एस्टोनिशिंग के बारे में फिर से मैं बात करना चाहूँगा। यस्टरडे जो यस्टरडे बोल रहा हूँ, टुमारो जो आने वाली है नहीं, उसमें हम बात करेंगे। टुमारो या कभी ओके जो वीडियो आने आएगी। A sense of cognitive ease is apparently generated by a very faint signal from the associative machine, which knows that the three words are coherent, share an association. Long before the association is retrieved, the role of cognitive ease in the judgment was confirmed experimentally by another German team. Manipulations that increase cognitive ease, framing a clear font, free exposing words, all increase the tendency to see words as linked. Okay, ये तो और एक एक्सपेरिमेंट रहा। एंड इसके बाद जो कॉग्निटिव ईज होता है वो जनरेट करता है फेंट मतलब क्लियर सिग्नल ऑफ एसोसिएटिव मशीन की, व्हिच नोज दैट थ्री वर्ड्स आर, जो उसे पता होता है कि ये तीनों वर्ड्स कोहेरेंट होते हैं। ओके एंड इन तीनों को यूज करके वो एक ही वर्ड को प्रोड्यूस करता है। एंड इसके बाद और एक टीम ने जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट तो ग्रुप थी, उसमें से एक ग्रुप ने तो पहली वाला जो एक्सपेरिमेंट को 2 क्वेश्चंस अराइज किए। एंड जो दूसरी बारी जो टीम है वो क्या करा कि वो उसमें से एक्सपेरिमेंट करके जजमेंट में वो कंफर्म हो चुकी है कि जो मैनिपुलेशन है वो इंक्रीज करती है कॉग्निटिव एज को, एंड बाय ऑल इंक्रीज टेंडेंसी टू वर्ड्स लिंक्ड। टेंडेंसी की वो सारे वर्ड्स ना लिंक्ड ही है, उस चीज़ को देखकर वो कॉग्निटिव एज को इंक्रीज करता है उसकी टेंडेंसी को। एंड इससे क्या पता चलता है कि जो प्राइमिंग होता है सोचने तुम्हारी आइडियाज, दे क्लियर फॉन्ट और फ्री एक्सपोजर वर्ड्स को भी दे देता है। ओके Another remarkable discovery is the powerful effect of mood on this intuitive performance. The experimenter computed an intuition index to measure accuracy. They found that putting the participants in a good mood before the test by having them think happy thoughts more than double accuracy, And even more striking results is that unhappy subjects were completely incapable of performing the intuitive task accurately. Their guesses were no better than random. Mood evidently affects the operation of System 1. When we are uncomfortable and unhappy, we lose touch with intuition. ओके एंड और एक एक्सपीरियंस से पता चलता है और एक एक्सपेरिमेंट से इसमें जर्मन उस टीमों से एक टीम ये एक्सपेरिमेंट करके ये सही करता है। ये कहता है कि
ओके, हमें पता है जो सिस्टम वन जो प्रेडिक्ट करता है तो वो यूज करता है अपना इंट्यूशन। एंड इसमें कहते हैं कि अगर यहाँ क्या सॉरी इसमें ना कहते हैं कि जो मूड होता है वो ज़्यादा जो वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है टू डूइंग कॉग्निटिव एज इंक्रीज करने में या लोइंग करने में। ओके, एंड इसमें देखा गया है कि जिनको हैप्पी मूड या हैप्पी पलों को अपनी बीते हुए पल हैप्पी हैप्पी मोमेंट को याद करने से उनकी जो थॉट्स प्रोसेस है वो ज़्यादा डबल हो जाती है एज ए नॉर्मल वन। एंड इन द केसेस सेम केसेस में इन सिमिलरली इन द बैड वन मतलब अनहैप्पी द बैड थॉट्स जो उनके लाइफ में बीते हैं, अगर उन्हें को सोच कर वो काम करते हैं तो वो नॉर्मल इंसान की से भी कम सोच पाते हैं। मतलब इनका दिमाग वहाँ पर काम ही नहीं करता, ऐसे कह सकते हैं आप। सो एविडेंटली वो इनकापेबल हो जाते हैं इंट्यूटिव एक्टिविटी को करने में। एंड इससे पता चल जाता है कि जो मूड एविडेंटली अफेक्ट करता है द उसका जो सिस्टम वन की जो ऑपरेशन को। ओके, एंड नेक्स्ट है दीज फाइंडिंग्स आर टू ग्रोइंग एविडेंस दैट गुड मूड इंट्यूटिव क्रिएटिविटी good mood, intuitive creativity, gullibility, and increased reliance on system 1 from a cluster. At the other pole, sadness, vigilance, suspicion, an analytic approach, and increased effort also go together. A happy mood uh, loosens the control of system 2 over performance. When in a good mood, people become more intuitive and more creative, but also less vigilant and more prone to logical errors. Here again, as in the mere exposure effect, the connection makes biological sense. A good mood is a signal that things are generally going well. The environment is safe and it is all right to let one's guard down. A bad mood indicates that things are not going very well and they may be a threat or vigilance is required. Cognitive is both a cause and a consequence of a pleasant feeling. ओके, कॉन्स जब हमें पता है कि जब फिगर 5 है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस चैप्टर में, उसमें से क्या पता चलता है कि जब हम अच्छे मूड में होते हैं जो कॉग्निटिव ईज होता है वो हमें अच्छा महसूस करवाता है। एंड इस जब पूरे पैराग्राफ में से आपको अगर कुछ जानना है तो ये चीज़ है कि जो हमारे जो अच्छे मूड्स या डिसाइड करते हैं कि तुम कैसे सोच सकते हो, कितने ज़्यादा तुम सोच सकते हो एंड कितना अच्छा आइडियाज आ सकते हैं और कितने कापाबल हो, कैपेबिलिटी भी वो इंक्रीज कर देता है आपकी जो गुड हैप्पी मोमेंट्स। अगर आप देखो, सच में देखो यार, देखो मैं बहुत सैड हूँ एंड मुझे याद आ रहा है तो मैं क्या काम करने में क्या सक्षम रहूँगा? क्या मेरी जो इस टाइम पे अगर मैं सैड हूँ उस टाइम पे अगर मेरी इंट्यूटिव मुझे कहेगी कि ये बात कर बेटा, तो मैं ये करूँगा क्या? नहीं। लेकिन जब मैं हैप्पी मोमेंट्स में रहूँगा तब अगर मेरी इंट्यूटिव मुझे कहेगी कि हाँ आई थिंक ये आंसर होगी इस क्वेश्चन की, तो मैं डायरेक्टली इसे ही चूज करूँगा बिकॉज मैं एक्साइटेड रहूँगा ना। जब मैं हैप्पी रहता हूँ तो जब एक्साइटमेंट होती है तो कुछ
नया करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, देन बहुत अच्छा लगता है भी, एंड हमारी काम भी डबल हो जाती है, बहुत खुशी खुशी से हम कर लेते हैं। एक नेक्स्ट है, द रिमोट एसोसिएशन टेस्ट हैज मोर टू टेल अस अबाउट द लिंक बिटवीन कॉग्निटिव ईज एंड पॉजिटिव अफेक्ट। ब्रीफली कंसिडर टू ट्रायड्स ऑफ वर्ड्स। पहला स्लीप, मेल, स्विच, सॉल्ट, डीप, फॉर्म। ओके, हमारी जो रिमोट एसोसिएशन टेस्ट है वो बहुत सारे चीज़ों को, हमें बहुत सारे चीज़ों कहने को भी चाहता है, कहना चाहता है, एंड इसमें से एक डू जो ब्रीफली ट्रायड को लिया जाता है। ट्रायड का मतलब होता है 3 वर्ड्स। ओके, ट्रायड्स, इसलिए ट्राई मतलब 3 वर्ड्स। ओके, एंड पहला है स्लीप, सोना, मेल, मेलिंग करना, और स्विच, स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं, इस टाइप समझ लेना। नेक्स्ट है सॉल्ट, डीप एंड फॉर्म। You could not know it, of course, but measurements of electrical activity in the muscles of your face would probably have shown a slight smile even you read the second triad, which is coherent. C is the solution. This smiling reaction to coherence appears in subjects who are told nothing about common associates. They are merely shown a vertically arranged triad of words and instructed to press the space bar after they have read it. The impression of cognitive is that comes with the presentation of a coherent triad appears to be mildly pleasurable in itself. ओके, जो मैंने ये दो ट्रायड को बताया, पहला है स्लीप, मेल, स्विच, एंड दूसरा सॉल्ट, डीप, फॉर्म। एंड जो सॉल्ट, डीप, फॉर्म, डीप मतलब बहुत गहराई, सॉल्ट का मतलब खारा एंड सॉल्टी लगना चाहिए, एंड फॉर्म मतलब फॉर्म, यार ये सब ना सी में है, देखना फॉर्म भी उसमें होगा, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डीप भी है सी, एंड उसके साथ वो सॉल्टी भी है, उसकी वाटर्स थोड़ा सॉल्टी भी है। ओके, एंड ये कहते हैं इसमें जो पैराग्राफ में कहा गया है कि जब आप इसे रीडिंग करते हो तो आपकी जो फेस की मसल्स होती हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि स्माइल, अगर रीड करने के बाद ही आप स्माइल करते हो तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ओके, दिस इज पॉसिबल बाय, हमारी ये सारे जो काम है वो दिमाग का ही है। ओके, एंड इससे पता चल जाता है कि जो हमारे जो भी कॉग्निटिव इज कम्स विथ अ प्रेजेंटेशन ऑफ कोहेरेंट ट्रायड अपीयर्स टू बी, ज़्यादा हमें प्लेजर देता है इससे। देखो, एक 3 बंदे हैं, ए, बी, सी, वो अलग अलग अपने अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। ओके, अलग अलग फील्ड में वो अपने अपने जगह पे बेस्ट हैं। अगर इन तीनों को ही जल्दी ही ग्रोथ करना होगा तो क्या करना होगा, मेरे ख्याल से इन तीनों को एक साथ मिलके कोलैबोरेशन करके अपनी अपनी आइडियाज़ को पुट करके अपनी कंपनीज को मिलकर वो आगे बढ़ाएं, ताकि तो आई थिंक वो जल्द ही इजीली उसे पा सकते हैं जो उन्हें चाहिए होगा। ओके, नेक्स्ट, द एविडेंस दैट वी हैव अबाउट गुड फीलिंग्स, cognitive ease, and the intuition of coherence is, so scientists, good feeling, cognitive ease, okay, as scientists say,
correlational but not necessarily casual. Cognitive ease and smiling occur together, but do the good feelings actually lead to intuitions of coherence? Yes, they do. The proof comes from the clever experimental approach that has become increasingly popular. Some participants were given a cover story that provided an alternative inter- interpretation for their good feeling. They were told about music played in their earphones. That previous research showed that this music influenced the emotional reactions of individuals. This story completely eliminates the intuitions of coherence. The finding shows that the brief emotional response that follows the presentation of a triad of words, pleasant if the triad is coherent, unpleasant, otherwise, is actually the basis of judgments of coherent. There is nothing here that system 1 cannot do. Emotional changes are now expected, and because they are unsurprising, they are not linked casually to the words. This is okay. पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. जो गुड फीलिंग्स होता है, जो भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में अच्छी बातें करना, गुड फीलिंग्स बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपकी जो काम कैसी होगी, कैसी आपकी काम ख़त्म होगी, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. एंड सपोज मैं एक काम कर रहा हूँ, ओके, एंड मुझे उसी रिलेटेड एक मुझे म्यूजिक ईयरफोन लगाया एंड उसी काम को रिलेटेड कुछ म्यूजिक्स मैंने सुना जो कि मुझे अंदर से बूस्ट करेगी कि ये काम करने से और ज़्यादा करने से. तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो काम करने की ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड वो दो गुना हो जाएगी एंड आप इजीली उसे कर पाओगे. ओके, इसमें से ये पता चल जाता है कि म्यूजिक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. आल्सो वो इमोशनल रिएक्शन के ऊपर इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस, इमोशनल रिएक्शन के ऊपर वो इन्फ्लुएंस करता है जो सॉन्ग्स होते हैं. एंड द स्टोरी इज कम्प्लीटली इंट्यूटिव. इंट्यूटिव को एलिमिनेट कर देता है. एंड रहा सिस्टम 1. सिस्टम 1 सब कुछ कर सकता है. जो ऐसा काम, कोई एक ऐसा काम नहीं है जो सिस्टम 1 नहीं कर सकता. ही डू एवरी वर्क. एंड इमोशनल चेंजेस आर नाउ एक्सपेक्टेड. इमोशनल चेंजेस भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है because they are surprising, they are not linked casually to the words. क्योंकि जो इमोशनल्स होते हैं, जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, वो कैजुअली वो वर्ड्स के साथ कोई लिंक नहीं होता उन्हें. ओके, कोई लिंक नहीं होता वर्ड्स के. नेक्स्ट है, दिस इज as good as psychological research ever gets in its combination of experimental techniques and in its results, which are both robust. भाई ये robust मैंने कहीं पे सुना है बट याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत प्यारा सा चीज़ है. and extremely surprising. We have learned a great deal about the automatic workings of System 1. In the last decades, much of what we now know would have sounded like science fiction 30 or 40 years ago.
It was beyond imagining that bad font influences judgments of true and improves cognitive performance, or that an emotional response to the cognitive is of a triad of words mediates impression of coherence. Psychology has come a long way. ओके, इससे क्या पता चल जाता है कि जो गुड साइकोलॉजिकल रिसर्च एवर गेट्स, जो एक्सपेरिमेंट है विच आर बोथ रोबस्ट एंड एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, ये सिर्फ सिस्टम वन ही कर सकता है कि हमें पता देखो, जब हम 40-50 डेकेड पीछे होते हैं, दैट टाइम इस चीज़ को इमेजिनेशन करना ना, वर्तमान जैसे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, इस जनरेशन इस वर्ल्ड को देखना, महसूस करना और इमेजिन भी करना इम्पॉसिबल था। बट अगर अभी हम सोचते हैं तो इसे हम एक साइंस फिक्शन, हम एक नाम दे देते हैं। ओके, एंड साइकोलॉजी ना बहुत अलॉन्ग वे, एंड साइकोलॉजी बहुत काम आता है यार, बहुत एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ साइकोलॉजी इज नीडिंग, बहुत ज़रूरत है साइकोलॉजी को, एंड साइकोलॉजी पढ़ना बहुत काम है। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एंड इस चैप्टर में हम देखें कि सिस्टम वन और कॉग्निटिव विज की कैसी वर्क हो रही है एंड क्यों हो रही है, कैसे चल रही है, सब कुछ के बारे में। एस मूड एंड इंट्यूशन, और मूड कैसे इन्फ्लुएंस करती है आपकी, कैसी मूड, आप खुश हो तो आपकी इंट्यूशन भी आज ज़्यादा एक्यूरेट और डबल कैपेसिटी हो जाती है आपकी जो काम करने की एबिलिटी। अगर तुम वहीं पर बैड हो, आप कुछ खुश नहीं हो ये काम करने से, देन वो उसमें इंट्यूटिव भी काम नहीं करेगी एंड उसकी जो पावर होती है वो रिड्यूस भी हो जाती है। तो ख्याल रखना चाहिए इसमें। तो जो भी काम कर रहे हो तो इतनी खुशी खुशी करो एंड कर। सपोज अगर खुशी भी नहीं हो रही है तो आपकी जो बेस्ट पल होते हैं ना, पीछे की जो मेमोरीज हैं, उसे बेस्ट पल को याद करके पढ़ना शुरू करो या कुछ भी काम करना शुरू कर दो, देन दैट वर्क गोइंग टू बी एक्सलेंट, बहुत ज़्यादा जाएगी आगे। ओके, तो लास्टली स्पीकिंग ऑफ कॉग्निटिव ईज के बारे में बात करते हैं। लास्टली ये 4 सेंटेंसेस हैं, 4 सेंटेंस में से जो पहला सेंटेंस ये कहता है, लेट्स नॉट डिसमिस देयर बिजनेस प्लान जस्ट बिकॉज द फॉन्ट मेक्स इट हार्ड टू रीड। ओके, हमें उनकी जो बिजनेस प्लान को हमें ठुकरा नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ऑफ उनकी जो लिखने की जो फॉन्ट की स्टाइल है, बहुत थोड़ा हमें उस चीज़ को रीडिंग करने में थोड़ा हमें हार्ड फीलिंग करवाता है, मतलब हार्ड लगता है। एंड वी मस्ट बी inclined टू बिलीव इट बिकॉज इट हैज़ बीन रिपीटेड सो ऑफन, बट लेट्स think it through again. We must incline believe because हमें एक बिलीव करनी चाहिए, बिकॉज ये रिपीटेड हो चुकी है। एंड लेकिन अगर ज़्यादा ही आप बिलीव नहीं कर पा रहे तो आप और एक बार सोच के देखो। ओके, किसी भी चीज़ में, ये स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज़ में नहीं कहा है। ओके, and familiarity breeds liking. This is a mere exposure effect. जो familiarity breeds वो मेरे हाँ, नाउ कमिंग टू द, मैं आपको पूरा क्लियरली बता देता हूँ कि मेयर एक्सपोजर क्या है। देखो, जब भी हम काम करते हैं, काम करने से पहले हमें दिमाग को जोर देना पड़ता है, क्या मैं इस चीज़ को पहले कर चुका हूँ या नहीं करा हूँ। नहीं करा हूँ तो पहले शुरुआत होती है। अगर
पहले इस काम को, जो काम अभी मैं कर रहा हूँ, अगर उस काम को पहले मैं कर चुका हूँ तो मुझे मेरे दिमाग से एक आइडिया आएगी, हाँ भैया ये हुआ था, लास्ट टाइम तूने ऐसे ऐसे कुछ किया था एंड इस टाइम पे भी तुझे सक्सेस होना इस चीज़ में, तो तुम्हें ये चीज़ को फॉलो करना होगा, देन यू विल डू इट। जो फेमिलैरिटी, जब एक चीज़ को हम देखते हैं उसी हिसाब से और चीज़ें हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज और थॉट्स क्रिएट होते हैं, उसे ही मियर एक्सपोजर कहते हैं, मियर एक्सपोजर इफेक्ट। ओके एंड लास्टली द 4 नंबर सेंटेंस है कि आई एम इन ए वेरी गुड मूड टुडे। मैं बहुत अच्छी मूड में हूँ, मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आज। एंड माई सिस्टम टू इज वीकर दैन यूजल। मेरा जो सिस्टम टू है, जो नॉर्मल वीकर होता है उससे भी वीकर है आज। आई शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहनी होगी। ओके बहुत प्यारा सा नेम, सॉरी लास्ट में कहा गया है। देखो, आप देखो, जब भी आपकी दिन शुरुआत होती है, जैसे कि मेरी शुरुआत होती है आपकी इस वीडियो और इस बुक का रीडिंग करने के बाद अगर मैं जब हैप्पी मूड में होता हूँ तो मेरी जो वॉइस होती है, जैसे कि आज कहा, आज की जैसे वॉइस मेरी स्मूथ रहेगी एंड ज़्यादा मैं स्ट्रेन देने को कोशिश भी नहीं करूँगा, ज़्यादा फोर्स देने की रीइंफोर्स नहीं करना चाहूँगा मेरे वोकल कॉर्ड को। एट द टाइम इसमें अगर मेरी जो मूड अगर दुख की रहा, कुछ मूड खराब रहा होगा, तो मैं इस काम करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होगी एंड जो मुझे जो इन्फ्लुएंस हो, मेरे जो मूड है उसके हिसाब से मेरे दिन भी होगी शुरुआत। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे मैं लेता हूँ कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना, हम हमारी सोसाइटी में क्या बिलीफ, कभी सोसाइटी हो या कोई भी कुछ भी आपने कहीं पे देखा होगा या सुना होगा कि जब भी कोई बिल्ली आपकी रास्ता काट लेता है तो आप क्या सोचते हो कि भाई ये अपशकुन है, इसे अगर हम क्रॉस करके चले तो हमारा काम अशुभ हो जाएगा, कुछ भी अच्छे से नहीं होगा। क्यों भाई, दिस इज एक क्यों होता है हमारे, कभी कभी ये हो जाता है सही में एंड उसी एक वर्ड को लेकर आप पूरी जर्नी को आपकी जनरलाइज कर देते हो। मतलब आपको याद है, पता है, मैंने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बुक द सीक्रेट के एक समरी को रीडिंग किया था, आधा ही रीडिंग किया था, लेकिन उसमें से ये पता चलता है कि आपके ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी आ रहा है, बहुत सारे चीज़ें वो आपके ही अट्रैक्शंस हैं। आप जो चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बाय चांस या बाय फॉल्ट या बाय डिफ़ॉल्ट, कैसी वो तुम्हें पता है उसके बारे में या नहीं पता है उसके बारे में, कैसे भी करे, कंसियस अनकंसियसली तुम उसे अट्रैक्ट करते हो एंड एक ना एक दिन वो आपके लाइफ में आ जाता है भी। ओके, मेरे कहने का मतलब होता है कि आपकी मूड भी ऐसी है, अगर आप मूड अच्छा लगता है तो आप सारे चीज़ें उस अच्छे के हिसाब से आप सारे चीज़ों को शुरुआत करेंगे, अच्छे से उस अच्छे गुड मूड से आप सारे काम को करेंगे तो अच्छे से सबको काम सब कुछ चलेगा। एंड ये लास्ट जो 4 नंबर वाली जो सेंटेंस ये कहता है कि अगर मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन जो मेरी जो सिस्टम टू है, जो कि थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, वो थोड़ा आज ज़्यादा वीक आज यूजर से ज़्यादा वीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। एंड ये बहुत बहुत अच्छी बात क्या है इसमें। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 5 एंड आल्सो टुडेज टॉपिक के साथ साथ इस चैप्टर भी कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर नंबर 5। एंड इसके बाद जो नई चैप्टर्स हैं उसके ऊपर हम जाने वाले हैं। तो बहुत अच्छा एंड प्यारा सा मैसेज दे के जाता है ये चैप्टर। शुरुआत होती है कॉग्निटिव विज से
एंड होती है इंट्यूशन मूड, इस हिसाब से। इसके बीच में, इसकी जो बीच की जर्नी में बहुत सारे चीज़ें हैं। इस जर्नी में पहला और लास्ट, शुरुआत और ख़त्म होने में जो चार चीज़ चाहिए वो बीच जो जर्नी में है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई एम वेरी हैप्पी to talk about this topic, and also I am very happy and very grateful to reading this book that by Daniel Kahneman, जिन्होंने एक नोबेल प्राइज को भी जीता है। आई एम वेरी प्राउड एंड थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू एवरीवन, एंड स्पेशली मेरे कृष्णा जी को एंड मेरे मम्मी, मेरे माता जी, मेरे पिताजी एंड मेरे दोस्त एंड सूर्यदेव एंड जो मेरी सारे सराउंड्स में जो भी है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सभी को मेरा थैंक यू एंड थैंक यू मेरे ज़िंदगी में आने के लिए। एंड इस बुक बहुत प्यारा सा है, ये मेरे ज़िंदगी में आने के लिए भी थैंक यू कृष्णा। एंड जिन्होंने, स्पेशली कृष्णा को थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने और एक दिन दिया है कुछ सीखने को, कुछ सिखाने को, कुछ एक्सपीरियंस करने को। Thank you for everything given by you, Krishna. And I surrendered you. Whatever be I have bad things, I surrender to you everything. Because everything around me is yours. And I am also yours. Okay? This is all about today. And thank you guys. And और थैंक यू कहना तो भूल गया, जो मेरे ज़िंदगी से चले गए हैं और जो मेरे ज़िंदगी में अभी है सर्कल में, मेरे दोस्त हो या मेरे कलीग्स हो या मेरे सिस्टर या ब्रदर हो, जो भी हो, सबको मेरा थैंक यू। एंड उसके साथ वो मेरे लाइफ में जो अभी तक आया नहीं है, आने वाले हैं, उनको भी मेरा थैंक यू। एंड थैंक यू करना चाहूँगा, थैंक यू फॉर, एंड ऑल्सो तुम्हें भी थैंक यू करना चाहूँगा, थैंक यू गाइस। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एंड इतना ही कहना चाहूँगा, लगभग 50 मिनट का वीडियो हो चुका है एंड कोई बात नहीं, थैंक यू। कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड बी रेडी टू बी फेस करने के लिए प्रॉब्लम्स को। एंड देन बी क्यूरियस, ऑलवेज बी क्यूरियस टू नो व्हाट हैपनिंग। ओके, एंड छोटा छोटा चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, छोटे छोटे चीज़ों से ही बड़ा अच्छा चीज़ बनती है। तो आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी चीज़ अच्छा आप नहीं जानते हो, उसके बारे में आप खोजना या उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो, बहुत बेहतर हो जाओगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू फॉर अच्छा टाइम देने के लिए, तुम्हारा वक्त देने के लिए थैंक यू। कीप गोइंग। ओके, डिस्क्लेमर जाने से पहले ये मैं शुरुआत से देना चाहिए, जो भी मैं इस वीडियो में या रीडिंग करता हूँ वो बुक में लिखा है। अगर इसकी जो मीनिंग मैं बताता हूँ, अगर कुछ में गलत होता है तो मुझे माफ़ कर देना, एंड अगर गलत होता है तो कहीं पे गलत होता है उसे भी मुझे कह देना यार। एंड अगर तुम कह रहे हो, कहोगे, तो आई विल बी डू इन नेक्स्ट पारी में उसे हम ठीक करेंगे। ओके, इतना ही कहूँगा जाने से पहले। एंड कीप अपना ध्यान रखना एंड बाय।